हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जी हाँ, जिस कोर्स का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, आज वही कोर्स निःशुल्क आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का इंग्लिश पेपर 2 का पूरा कोर्स दोस्तों मैं यहाँ आपके लिए फ्री लेकर आई हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरी रणनीति से चलेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप सफलता तक अवश्य पहुँचेंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्राई द पीकॉक नॉवल बाय अनीता देसाई। दोस्तों, मैंने ये नोट्स खुद ने तैयार किए हैं और आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसमें सिर्फ वही मैटर डाला है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ तो नोट्स बहुत लंबे हो जाते हैं। मेरे खुद के जो नोट्स हैं वो तो काफ़ी लेंदी हैं, लेकिन इसमें मैंने कर्टेल करके छोटा करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी रणनीति क्या रहेगी। दोस्तों, मेरे सभी वीडियोस के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वे सभी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, तो आप अपने साथ नोटबुक लेकर बैठिएगा और उसमें भी आप ज़रूरी बातें नोट करते जाइएगा। इस नॉवल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों के साथ साथ मैं आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में अब तक के आए हुए इस नॉवल से संबंधित सभी क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो इस तरह हम लोग जो हमारा 290 प्लस का लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में आपका सहयोग चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्राई द पीकॉक बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई का तो आपने सभी ने काफ़ी नाम सुना होगा। ये 3 बार बुकर प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी हैं। इनकी डॉटर किरण देसाई भी एक ऑथर हैं। दोस्तों, इनमें जो राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं या जो पोएट हैं, उन सभी की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ये दोनों ही पूछी जाती हैं। तो यहाँ मैं उनको स्पेसिफाई कर देना चाहूँगी कि अनीता देसाई का जन्म 1937 को मसूरी में हुआ था और ये अभी जीवित हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवल। दिस इज़ द डेब्यू नॉवल ऑफ अनीता देसाई रिटन इन 1963। ये एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि कोई भी नॉवल है वो कब लिखा गया और कब पब्लिश किया गया है, इन दोनों बातों को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यह अनीता देसाई का डेब्यू नॉवल है, यानी यह अनीता देसाई का पहला नॉवल है और इसे उन्होंने 1963 में लिखा था। इस नॉवल के 3 पार्ट हैं और इन तीनों पार्ट्स में से जो सेकंड पार्ट है वो ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल कहने का मतलब ये है कि जो इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट है वो थर्ड पर्सन में लिखा गया है और जो इसका सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। द नॉवल यूजेस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें दोस्तों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो मन के अंदर जो विचार चलते रहते हैं उन सभी विचारों को इस नॉवल में समावेशित किया गया है। दिस इज़ अ साइकिक नॉवल। ये एक साइकिक नॉवल है। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके मानसिक पहलुओं को दर्शाता है कि कौन सा कैरेक्टर किस वक्त क्या सोच रहा है। मेजर थीम ऑफ द नॉवल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछी भी जा चुकी है कि इस नॉवल की मेजर थीम क्या है। इनकम्पैटिबिलिटी एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन मैरिटल लाइफ। दोस्तों, ये आप ज़रूर से याद रखें कि इसकी थीम है कि मैरिटल लाइफ में इनकम्पैटिबिलिटी यानी सामंजस्य का अभाव और अंडरस्टैंडिंग का अभाव। प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवल, इस नॉवल के हीरो कौन है? माया। माया नाम की लेडी है। इट एक्सप्लोर्स द इनर वर्ल्ड ऑफ माया एंड डेमोन्स्ट्रेट्स हर इनसिक्योरिटी, फियर एंड स्ट्रेंज बिहेवियर। यह जो नॉवल है वह माया के अंदर जो संसार चल रहा है उसके बारे में बताता है और इसके साथ ही साथ माया के जो अजीब सा बिहेवियर है, उसके कौन कौन से उसके डर सता रहे हैं और उसके अंदर जो असुरक्षा की, इनसिक्योरिटी की भावना है, उन सभी पर यह नॉवल प्रकाश डालता है। इन दिस नॉवल अनीता देसाई डेपिक्ट्स अ वर्ल्ड ऑफ एलियनेशन, लोनलीनेस एंड सफरिंग। और इस नॉवल में अनीता देसाई ने बताया है कि किस तरह अकेलापन और दुनिया से अलगाव होने का भाव, एलिनेशन का मतलब है दुनिया से स्वयं को जुदा समझना, इंडिफरेंट रहना, दुनियादारी के प्रति उदासीन रहना, और किस तरह अकेलेपन और जो सफरिंग है वो कैसे किसी इंसान के जीवन में क्या महत्व रखती है। द वर्ड माया रिफर्स टू इल्यूजन। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि माया शब्द का क्या अर्थ है? भ्रम यानी इल्यूजन। टाइटल ऑफ द स्टोरी।
इस स्टोरी का टाइटल किस तरह से महत्वपूर्ण है? द टाइटल इज सुटेबल बिकॉज इट डिस्क्राइब्स मायाज क्राई एंड डिज़ायर फॉर लवर। इस नॉवल का जो टाइटल है क्राई द पीकॉक, इसमें जो क्राई है वो माया की लवर के लिए क्राई और उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को प्रदर्शित करता है। इस तरह से ये टाइटल एक सूटेबल टाइटल है। कैरेक्टर्स, इसके कैरेक्टर्स के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप कैरेक्टर्स को अवश्य ध्यान से पढ़ लें। माया प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवल, पहले तो ये इस नॉवल की प्रोटैगोनिस्ट है, हीरो है। शी हैज़ मेड हर प्राइवेट हेल, उसने अपना एक खुद का एक प्राइवेट हेल तैयार किया हुआ है, खुद का एक पर्सनल नरक तैयार किया हुआ है अपने मन के अंदर। और जो उसका प्राइवेट हेल है उसकी 4 दीवारें कौन कौन सी हैं? टॉर्चर, गिल्ट, ड्रेड एंड इम्प्रिजनमेंट। ये सभी आपको याद रखनी है। टॉर्चर, गिल्ट और ड्रेड, ड्रेड का मतलब फियर है, टॉर्चर और गिल्ट का मतलब आप खुद समझते हैं, और इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कैद होना, वह खुद के अंदर ही, खुद के ही विचारों में कैद है। हर हस्बैंड गौतमा सेज दैट माया हैज़ अ माइंड ऑफ अ थर्ड रेट पोइटस, और जो उसके हस्बैंड गौतम है वो हमेशा उसको ये कहता है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो एक थर्ड रेट पोइटस जैसा है, यानी तीसरे स्तर की कवित्री जैसा है। दोस्तों, यहाँ उसे तीसरे स्तर की कवित्री कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर पूरी तरह से प्रैक्टिकलिटी का अभाव है, जो बिल्कुल भी यथार्थ में जीती नहीं है और हमेशा अपने खुद के विचारों में खोई रहती है। शी ऑलवेज कंप्लेन्स गौतमा दैट ही डजेंट लव हर। एक उसकी खास बात यह है कि वो हमेशा गौतम से शिकायत यह करती रहती है कि वह उसे प्यार नहीं करता, और इसके साथ ही साथ वह रेगिस्तान के चूहों के, लिजर्ड्स के, छिपकलियों के सपने लेती रहती है। अब आगे चलते हैं गौतमा के ऊपर, जो कि उसका हस्बैंड है, असिस्टेंट लॉयर ऑफ मायाज फादर राय साहब। माया के जो फादर हैं राय साहब, उनका असिस्टेंट लॉयर है गौतम, और माया का हस्बैंड है, और माया की उम्र से 2 गुना बड़ा है। ऑलवेज बिजी विद हिज बुक्स एंड कोर्ट केसेस, वो हमेशा अपनी किताबों में उलझा रहता है, कोर्ट केसेस में उलझा रहता है, और वह अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता। जो उसकी फ़िलोसफी है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पॉइंट। इसमें दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या फिर जो महत्वपूर्ण डायलॉग्स हैं मेनली, उनको मैंने बोल्ड किया हुआ है ताकि इन नोट्स की रिवीजन करते हुए आपको काफ़ी सहूलियत हो जाए। एग्जिस्टिंग लाइक अ लिली अपॉन वाटर, रूटेड इन वाटर येट विद इट्स पेटल्स ड्राई अनटच्ड बाय इट। वो कहता है कि जो हमारी आत्मा है, जो मानव है, उसे इस संसार में रहते हुए उसे इस संसार में उसी तरह रहना चाहिए जैसे लिली का पौधा पानी के ऊपर रहता है। हालांकि इसकी जड़ें तो पानी के अंदर रहती हैं, लेकिन फिर भी इसकी पत्तियां सूखी हुई रहती हैं, मानो उन्हें किसी ने टच ना किया हो। रिसाइट्स उर्दू कपलेट्स, और यह उर्दू के दोहे गाता रहता है। एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर, जो कि एक भविष्यवक्ता है, उसके पास माया अपनी आया के साथ बचपन में गई थी। उसका जो चेहरे का रंग है वो एकदम पीला है बीमारों की तरह, और जो उसकी आँखें हैं वो काफ़ी धुंधली हैं, मतलब उसको साफ दिखाई नहीं देता। और इसके साथ ही जो उसको देखने से ही ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बीमार व्यक्ति है, वह एक सफ़ेद कीड़े के जैसा दिखता है। और एल्बिनो ने कौन सी भविष्यवाणी की है माया के लिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। उसने 3 भविष्यवाणियाँ की हैं। सबसे पहली तो ये की है कि माया की शादी जल्दी हो जाएगी, दूसरी कि या तो माया की या उसके हस्बैंड की, इन दोनों में से किसी एक की उसकी शादी के 4 साल के बाद मृत्यु हो जाएगी, और जो मृत्यु होगी वो किसी अननेचुरल कॉज से होगी, मतलब अस्वाभाविक कारण से उसकी मृत्यु होगी। आगे देखते हैं हम राय साहब, जो कि माया के पिता हैं और लखनऊ के फेमस वकील हैं, बैरिस्टर हैं। ना केवल वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हैं, यानी रूढ़िवादी ब्राह्मण होने के साथ साथ वो एक फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी इंसान भी हैं। वो भाग्य में बड़ा यकीन करते हैं और वो माया को बहुत प्यार करते हैं। अर्जुन, जो कि माया का भाई है, जिसने 22 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, वो एक जंग लगी हुई बाइसिकल चलाता है। उसका आना जाना बहुत ही जल्दबाजी का रहता है, वो बहुत चुपके से आता जाता है, और वो उसका आना जाना बहुत ही रहस्यमयी रहता है। किसी को उसका पता नहीं रहता कि वो कब आया है और कब चला गया है घर से।
वो हमेशा से ही एक रिबेल यानी विद्रोही रहा है। जब वह 22 साल का था तो उसने घर छोड़ दिया था और आज बहुत सालों के बाद उसका माया को एक पत्र प्राप्त होता है और जिसमें वह बताता है कि वह न्यूयॉर्क की कैनिंग फैक्ट्री में काम करता है। कैनिंग फैक्ट्री का मतलब है दोस्तों जिसमें डब्बे बनते हैं और जिसमें डब्बों की पैकिंग की जाती है। गौतमा की मदर वह एक सोशल वर्कर हैं, वह एक डिस्पेंसरी चलाती हैं, एक शिशु सदन यानी क्रैच चलाती हैं और अंधों के लिए, डिसेबल्ड और अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए वर्कशॉप भी चलाती हैं। उनकी बहुत अधिक संतानें हैं और उनकी फ़िलॉसफी क्या है कि एन आइडल माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप, कि एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और उनका वो विश्वास करती हैं कि बीमार रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बिस्तर पर पड़े रहें। गौतम के फादर वह एक फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। हमें इनके बारे में नॉवल में बहुत अधिक नहीं बताया गया, सिर्फ इतना ही बताया गया है कि वो एक फ्रीडम फाइटर हैं, एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। इसके साथ ही जब वो जेल में बंद थे तो वो जेल तोड़कर बाहर भाग गए थे और उनकी इच्छा है कि वह अपने जीवन के अनुभवों के ऊपर एक किताब लिखें। वह स्वयं का चरित्र बहुत महान समझते हैं जबकि वह देखने में बहुत ही कमज़ोर हैं और उनका सर बहुत बड़ा है और उनके दुबले पतले शरीर के ऊपर उनका बड़ा सा सर बहुत ही अजीब लगता है। नीला यह गौतम की सिस्टर हैं। गौतम की सिस्टर नीला बहुत ही काली है, उसकी गर्दन बहुत लंबी है और वह दिखने में काले हंस के जैसी लगती है, लेकिन वस्तुओं के प्रति उसका जो टेस्ट है, जो नज़रिया है, वो एकदम रॉयल है। शाही लोगों के जैसा नज़रिया वह रखती है। वह आर्टिस्ट आर्स में काम करती है। आर्टिस्ट आर में काम करने का मतलब यह है दोस्तों कि वह दिन भर तो सोती है और वो रात को काम करती है। उसकी 3 डॉटर्स हैं, अन्नू, टुकटुक और कुमकुम। वह अपनी शादी से खुश नहीं है और यही वजह है कि वह अपनी शादी के 10 साल बाद भी अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती है और इसी के लिए वह गौतम के पास आई है। लीला यह माया की दोस्त है जो कि एक ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट यानी एक टीबी के पेशेंट के साथ भागकर जिसने अपनी शादी कर ली थी और उसके बाद से ही उसके माता पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। वह अब गर्ल्स कॉलेज में पर्शियन लिटरेचर पढ़ाती है और वह कहती है कि मेरे भाग्य में ये सब कुछ बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। पोम वह भी माया की दोस्त है। वह काफ़ी खुशमिजाज है। उसे लॉजिक का, प्रैक्टिकलिटी का और डिप्लोमेसी के बारे में का कुछ भी नहीं पता है, यानी वह यथार्थ से बहुत ही परे रहती है। वह अपने पति कैलाश को कहती है कि किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वह अपनी सास की हर बात में टोका टोकी से बहुत ही परेशान है। वह हर वीरवार को बिरला मंदिर जाती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट है और उसकी मदर इन लॉ ने उसको एडवाइस किया है कि वह यदि हर वीरवार को बिरला टेम्पल जाएगी तो उसे लड़का होगा। मिस्टर और मिसिस लाल एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें गौतम और माया को बुलाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, यहाँ दोस्तों इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे कोमा आएगा। इसमें इज़ की जगह पे आप कोमा खुद से लगा लेना। ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, मिसिस लाल इज़ एक्सपेक्टिंग फॉर द 5th टाइम। मिसिस लाल के पहले ही 4 बेटियां हैं और वह अब 5वीं बार गर्भवती है। अगला कैरेक्टर है हरबंस सिंह द पामिस्ट। हरबंस सिंह जो कि एक हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। वह गौतम के कॉलेज में हॉस्टल मेट था, यानी जब गौतम कॉलेज में पढ़ता था तो वह उसके साथ हॉस्टल में रहता था। एमेच्योर पामिस्ट यानी वह शौकिया तौर पर पामिस्ट हैं, हस्तरेखा देखते हैं, जबकि उसे वास्तव में हो सकता है इन चीज़ों का कोई ज्ञान ना हो। और वह औरतों के विषय में हमेशा कहता है कि जो विमेन हैं वो कम साहसिक होती हैं, उन्हें जोखिम उठाना कम पसंद है। यही कारण है कि वे पहले से ही अपने भाग्य के विषय में जान लेना चाहती हैं ताकि वो पहले से इसके लिए तैयार रह सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों इसकी PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हमने क्राई द पिकॉक से रिलेटेड सभी कैरेक्टर्स कर लिए हैं। इस नॉवल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी ज़रूरी डायलॉग्स हैं, वे सभी बातें हम लोग और जो इसकी समरी है वो ये सभी चीज़ें हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा लंबा होगा तो
हो सकता है मैं उसके बाद एक और भी पार्ट उसका बना दूं, और इसकी समरी और सभी जानकारियां ख़त्म होने के बाद हम इस नॉवल से रिलेटेड आरपीएससी में पूछे गए आज तक के सभी प्रश्न करेंगे। दोस्तों, मैं बड़ी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के ऊपर, आप भी मेरा साथ देना। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा है। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उसका आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।